Good morning, everybody. In the last classes for citizenship of India, actually, I have discussed a lot of things. As per the NRI, non-residential Indian, PIO, people of Indian origin, OCI, overseas citizen of India. Actually, in this scenario, actually, one thing was remained. And what was the remain? This is called OCI. Okay. तो उसमें हमने OCI के बारे में चर्चा नहीं कर पाया था कि OCI क्या होता है, ठीक है। आज ये सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो एक्चुअली OCI के बारे में हमने बताया था, OCI stands for Overseas Citizenship of India. Actually, these are the citizens which are considered to be the foreigners, ठीक है। तो सबसे पहले हम OCI के जो नागरिक होते हैं उन्हें विदेशी नागरिक माना जाता है। If I'm talking about this, actually it was completely under the consideration and constituted in India from effected from 2005. तो भारत में इसका जो कह सकते हैं उद्घोष हुआ या इनॉग्रल हुआ वह हमारा 2005 से शुरू होता है। इसको लेकर के भारत सरकार ने कुछ प्रोविजंस लाए और प्रोविजंस थी कि यदि कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का सिटीजन रहा हो, यानी भारत का नागरिक रहा हो, तो वैसे व्यक्तियों को जो है OCI कार्ड जो होगा उनको दिया जा सकता है। सेकेंडली था कि 26 जनवरी 1950 के वो नागरिक बनने योग्य थे, अनफॉर्चुनेटली ही और सी डिड नॉट अडॉप्ट या डिड नॉट ज्वाइन एज पर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। हो सकता है कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण 26 जनवरी 1950 को उनके पास एलिजिबिलिटी थी कि वह भारत का नागरिकता ले, लेकिन वो उन्होंने नागरिकता नहीं लिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के क्षेत्र से संबंधित उनका किसी भी प्रकार का रिलेशन वो OCI कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनका कह सकते हैं बेटा, बेटी, पोता, पोती, नाती, नतनी, परपोती, ये सारे से यदि उनका रिलेशन कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़ा हुआ है तो दे कैन बी एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। माइनर चाइल्ड के लिए भी सरकार ने कहा कि माता पिता या दोनों या एक यदि भारत के नागरिक रहे होंगे OCI हम देंगे। स्पाउजेस प्लस 2 इयर्स की चर्चा किया गया। स्पाउजेस मतलब पति पत्नी प्लस 2 साल, यदि शादी हो, शादी के बाद से हम कह सकते हैं 2 साल तक यदि किसी भी प्रकार का कोई समस्या उनमें नहीं आया तो ऐसे परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि वह इंडियन सिटीजनशिप या कह सकते हैं OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। So these are the qualifications and eligibility by which the people can apply for OCI card in India. But one thing is also remain and we have to study about these qualifications and who is not eligible for Indian OCI. वो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति होंगे जिसको हम OCI के बारे में नहीं कर सकते। तो OCI जैसे मान लिया जाए किसी भी व्यक्ति के कोई भी माता पिता या खुद व्यक्ति गलती से भी पाकिस्तान और बांग्लादेश का यदि सिटीजनशिप ले लेता है तो वैसे परिस्थिति में उसको कभी भी इंडिया का सिटीजनशिप या OCI की मैं बात करूं उनको नहीं दिया जा सकता। और ऐसे परिस्थितियां हमने देखा कि 2014-15 में एक घटना घटा भारत में, वह था आतिश तासीर जो एक ब्रिटेन में था और उन्होंने जो पेपर दिया था, डॉक्यूमेंटेशन भारत सरकार को दिया था, उस डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने बताया अपने माता जी का नाम उन्होंने तबलीन सिंह बताया था। इसका इतिहास क्या हुआ कि उस समय मोदी की रीजन थी, उनको नागरिकता कह सकते हैं OCI कार्ड मिल भी जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मोदी जी के अगेंस्ट उन्होंने कुछ क्रिटिसाइज कर दिया, जिसके कारण उनकी पेपर को जब वेरिफिकेशन की गई, जांचा गया तो जांच में पाया गया कि उनके पिता का रियल नाम है सलमान तासीर, जो 7 दिन के लिए इंडिया में आए थे और वह एक पाकिस्तानी मूल के हैं, यानी पाकिस्तान के व्यक्ति हैं। तो इस आधार पे इस व्यक्ति को खासतौर पे आतिश तासीर जो था, इसको भारत के जो OCI के लिए उन्होंने कार्ड के लिए जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दिया था उसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद सरकार ने इसमें कुछ और प्रोविजंस लाए, जैसे आप कह सकते हैं सैन्य सेवा। कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर नेसेसरी कहा गया है कि वह आर्मी सर्विस वहां प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वहां कोई भी व्यक्ति यदि सैन्य सेवा, पुलिस सेवा वहां पर करता है और उनका हम स्पेशलिटी में लाते हैं, नेसेसिटी में लाते हैं, जैसे इजराइल को आप ले लीजिए, तो सरकार ने प्रोविजन दिया कि जो भी उनका एक लिमिट होगा उस लिमिट के अंतर्गत यदि उन्होंने किसी भी प्रकार का एक्टिविटीज को किया या कर सकते हैं उस लिमिटेशंस के आधार पर
जो भी मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के लिए 10 ईयर्स है, इमेजिन करते हैं कि 10 साल तक आपको अनिवार्य सेवा देना होगा, तो यदि 10 साल तक ही दिया तब तो उनको हम भारत की ओसीआई के लिए कुछ सोच सकते हैं। लेकिन यदि 10 साल से ज्यादा वो एक्सटेंड कर देता है और उसको मान लिया प्रोफेशनल का रूप ले लेता है, तो ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति को कभी भी ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनके जो बच्चे होंगे, सैन्य सेवा में जो इन्वॉल्व है उनके बच्चे हैं, तो बच्चे यदि अप्लीकेशन देते हैं कि हमें ओसीआई कार्ड चाहिए, तो गवर्नमेंट हमारे कंसिडर करेगी। वो निजी कोई सिक्योरिटी यदि प्राइवेट सिक्योरिटी का वहां पर काम करते हैं और वो भारत के ओसीआई कार्ड के लिए यदि करते हैं तो गवर्नमेंट कंसिडर करेगी। और स्पाउस और जो मान लिया इंडिया में शादी कर लेते हैं तो सरकार कंसिडर करेगी। इसके अलावा हम कर सकते हैं कि कुछ ऐसे भी चीजें हैं जहां पर उनको बहुत ज्यादा हम कर सकते हैं प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, ओसीआई कार्ड धारक को बहुत सारे प्रॉफिट्स भी होते हैं इंडिया में। जैसे सबसे पहले उनको जो वीजा मिलता है, तो वीजा उनको लाइफ टाइम मिल जाती है। लाइफ टाइम का मतलब मल्टी एंट्री और मल्टी पर्पज के लिए मिल जाती है, जितना बार चाहे उतना बार इंडिया आ सकते हैं, जितना बार चाहे इंडिया से जा सकते हैं। मल्टीपर्पज के मतलब अनेक एक्टिविटीज के लिए वो भारत आ सकते हैं, जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने की उनकी जो बाध्यता होती है समाप्त कर दी जाती है, बार बार पुलिस वेरिफिकेशन से उनको समस्या नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम कर सकते हैं जिस तरह से एनआरआई नॉन रेसिडेंशियल जो इंडियंस होते हैं उनको जिस तरह से प्रॉफिट दिए जाते हैं, उन्हीं की इक्वालिटी हम कर सकते हैं, बराबर में उनको भी फैसिलिटी, जैसे हम कर सकते हैं फाइनेंशियली, जैसे इकोनॉमिक और एजुकेशनल, ये तीनों का तीनों जो होता है फैसिलिटी उनको प्रोवाइड होती है, बशर्ते कि प्रोवाइडेड है ओसीआई कार्ड धारक जो होंगे, होल्डर्स जो होंगे, उनको एग्रीकल्चर तथा गार्डनिंग करने का उनको किसी प्रकार का अथॉरिटी भारत सरकार नहीं देती है। ये चीज को याद रखिएगा। गोद लेने वाली जो परंपरा थी उसको सरकार ने निरस्त कर दिया है। हवाई यात्रा उनको भारतीय सिटीजन के बराबर मतलब वो काम कर सकते हैं। मतलब हम ओवरऑल यदि बात करें तो आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पटना से दिल्ली जाने के लिए एक भारतीय को 2,000 रुपया लगता है, लेकिन एक विदेशी को 5,000 लगता है। अब क्या होगा, जब ओसीआई कार्ड उनके पास होगा तो उनको भी भारत के व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन यदि 2,000 देते हैं तब वो भी 2,000 देंगे, न कि उनको 5,000 देना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी हमारे पास नेशनल हमारे पास पार्क हैं, या कह सकते हैं जो जितने भी हमारे पास फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ जो हमारे सेंचुरीज है, ठीक है, नेशनल हमारे पास मोनूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, या कह सकते हैं म्यूजियम्स हैं, ये सारे जगहों पर वो घूम सकते हैं। और घूमने में क्या होगी, मूव कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं। तो उनके लिए जो अलग से प्रावधान था कि भारतीयों के लिए 20 रुपया का टिकट लगेगा तो आपके लिए 100 रुपया का टिकट लगेगा, ये समाप्त हो गई। वो भी भारतीय के ही बराबर टिकट का दाम अब देंगे, यानी वो भी अब 20 रुपया देंगे, वो अब 100 रुपया नहीं देंगे। तो इस तरह की उनको फैसिलिटी उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद उसी जो कार्ड धारक होंगे, तो उसी कार्ड धारक को सबसे पहला महत्वपूर्ण बातें होंगी कि उनको कहीं भी आइडेंटिटी करने के लिए या कह सकते पहचान पत्र के लिए उनको और किसी भी प्रकार का कागज की आवश्यकता नहीं होगी। और डायरेक्ट ओसीआई कार्ड जो होगा वो कहीं भी देकर के भारत के किसी भी क्षेत्र में वो रह सकते हैं। ठीक है, और लगातार यदि वो 5 ईयर्स तक इंडिया में यदि वो रह गए, इमेजिन करना, यदि 5 साल तक वो लगातार इंडिया में यदि वो व्यक्ति रह गया तो वह परमानेंट सिटीजनशिप के लिए वो अप्लीकेबल हो सकता है और आवेदन दे सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास कह सकते हैं रीजन्स हैं जहां पर उनको मुख्य रूप से परमिशन सरकार से लेना होता है। और उसमें सबसे पहला होता है हमारा आईएलपी। आईएलपी का मतलब होता है इनर लाइन परमिट। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं, खासतौर पे हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये ऐसे राज्य हैं यहाँ पर आईएलपी जो होता है इनर लाइन परमिट जो है लागू है। यहाँ पर वह नहीं जा सकते, जाएंगे तो पहले उनको परमिशन लेना होगा। दूसरी बात जो हमारा होता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट होता है। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट यानी कह सकते हैं पीएपी यानी पैट। तो प्रोटेक्टेड एरिया जो परमिट होता है यह हमारा खासतौर पे भारत के जितने भी जियोग्राफिकल बाउंड्री हैं, ठीक है, और इस जियोग्राफिकल बाउंड्री में हम कह सकते हैं जितने भी इंटरनेशनल जो हमारा बॉर्डर से हमारा राज्य जुड़ा हुआ है वो हमारा सेंसिटिव प्लेस कहलाता है, सेंसिटिव राज्य कहलाते हैं। तो वैसे जगहों पर जाने के लिए उनको भारत सरकार से, ठीक है, परमिशन लेना होगा। बिना परमिशन के वैसे क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए राजस्थान की बात करो, गुजरात की बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह के जितने भी हमारे राज्य हैं तो ये सारे राज्यों एक सेंसिटिव प्लेसेस हो जाते हैं, सेंसिटिव स्टेट्स हो जाते हैं, और यहाँ पर जाने के लिए उनको सबसे पहले परमिशन की आवश्यकता होती है। उसके अलावा जो हमारे पास माउंटेनियर्स होते हैं, रिसर्च होता है, जर्नलिज्म होता है और मिशनरीज होते हैं, ये सारे चीजों में भी उनको परमिशन लेना पड़ेगा। विदाउट परमिशन वो
कोई एक्टिविटीज को नहीं कर सकते। अब उनको कुछ अधिकार की हम बात करेंगे, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो उनको राइट्स नहीं दिया जाता है, इम्पोज नहीं की जाती है, और उसमें होता है राइट टू कास्ट द वोट्स, यानी वोट देने का उनका अधिकार नहीं है। दूसरा, जितने भी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लाइक पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल जनरल ऑफ इंडिया, सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इस तरह के जितनी भी चीजें हैं, इस कहीं के लिए भी उनको एलिजिबिलिटी नहीं होगी, बल्कि ये सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इस पे उनको पोस्टिंग नहीं दिया जा सकता, वो जॉब पे नहीं आ सकते। तीसरी बात, जितने भी हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं वे सारे गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये चीजों को याद रखना है। अब क्या होगा, ओसीआई जो कार्ड धारक होंगे इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो अभी 1955 के जो हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको हमने 2016 में उसमें एक अमेंडमेंट किया, 2019 में इसको लाए, और 2019 में लाने के बाद हमने देखा कि बहुत बड़ा डिस्प्यूट देश को देखने को मिला। ठीक है, कुछ बोलते हैं कि आर्टिकल 14 का कहीं ना कहीं जो होता है एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि बराबरी का अधिकार समाप्त हो रहे हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि अभी जो लाया गया है या धार्मिकता के आधार पर लाए गए हैं, तो किसी भी सेकुलर कंट्री का है। ये सारे हम इसके बाद बात करेंगे, जो हमारा मेंस का टॉपिक होगा, मुख्य रूप से हम लेक्चर देंगे तो इसमें लास्ट में। लेकिन बात होती है कि यदि हम ओसीआई की बात हम करें, तो सरकार ने जो ओसीआई की जो कर सकते हैं जो फॉर्मेशन के बारे में किया, तो कहा कि सबसे पहले ओसीआई में यदि आपने भारत के लिए ओसीआई कार्ड के लिए आपने किया और यदि आपने डॉक्यूमेंटेशन गलत दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन या आपकी जो ओसीआई कार्ड देने की जो विचार सरकार की प्रोविजन चल रही है वह समाप्त होगा। और इस आधार पर उस सरकार ने कहा कि ओसीआई पंजीकरण जो आपने कहा रजिस्ट्रेशन का, उसमें किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी सामने यदि आता है तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। उसके अलावा फिर गवर्नमेंट ने कहा कि यदि आप राष्ट्रद्रोह में पकड़े जाते हैं तो भी आपको निरस्त कर दी जाएगी, या 2 साल, मान लीजिए आपने 5 साल इंडिया में रहा और 2 साल में ऐसा किसी भी प्रकार की एक्टिविटी आप किए जिसके कारण आप पे कोई आपराधिक यानी क्रिमिनलाइज केस हो जाता है, या आप किसी जेल में बंदी बन जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में भी आपको कभी भी ओसीआई कार्ड निरस्त किया जा सकता है। या हम कह सकते हैं जब भारत को ऐसा महसूस हो, हमारे देश की गवर्नमेंट को ऐसी महसूस हो कि हमारे देश की जो इंटीग्रिटी है, सोवेरेनिटी है और सिक्योरिटी है, तो ये सारे चीजों में कहीं ना कहीं इस इंसान से हमें इनसिक्योर होने की भावना प्रतीत हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होगी वह मुख्य रूप से कह सकते हैं कि उसके ओसीआई का जो भी पैमाना होगा उसको सरकार क्या करेगी, समाप्त कर देगी। ठीक है, अब ये सबसे पहला जो हमारा प्रश्न बनता है, जो 2019 में जो हमारा न्यू सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट आई, और इस पे हम कह सकते हैं कि जो बवाल देश को देखने को मिला, तो यहाँ पर हालिया जो हम रिपोर्ट के आधार पर देखेंगे, तो जो रिसेंट हमारे रिपोर्ट आई, रिसेंट रिपोर्ट में कहा गया कि नागरिकता संशोधन जो विधेयक लाया गया, इस के फॉर्म में हम यदि देखें तो क्या धर्म के आधार पर भारत ऐसे जो एक हम कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्या यहाँ धर्म के आधार पर भारतीय संविधान में जहां पर हम देखते हैं कि हमारा धर्मनिरपेक्षता, यदि हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो डिफाइन की गई है, तो क्या किसी भी देश में नागरिकता को धर्म के आधार पर देना चाहिए या नहीं? क्योंकि यदि हम बात करें तो जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का आया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि मुख्य रूप से 6 धर्मों यानी 6 कम्युनिटी के बारे में चर्चा की गई है। उसके अलावा हम देखते हैं कि विश्व के 2 राष्ट्र के बारे में इसमें मुख्य रूप से चर्चा करते हैं, 3 राज्यों देशों की चर्चा करते हैं, मुख्य रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो क्या यह जायज है या नहीं, क्या यह हमारे देश के संविधान के अनुरूप है या नहीं, या हम कह सकते हैं कि क्या इस तरह के जो हमारा सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या इस तरह के करना विश्व के सामने एक चुनौती देना होता है या नहीं, ये सारी चीजों पर हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने कहा कि 31 दिसंबर 2014 तक या उसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति भारत में आकर के रहना चालू हो जाता है, तो खासतौर पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 मुल्क से यदि आता है, उनमें हम 6 कम्युनिटी की बात करें, वह हिंदू थे, ठीक है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पर्शियन और क्रिश्चियन, ये 6 कम्युनिटी के लोग यदि वो आते हैं, दे विल बी एलिजिबल टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि वो भारत के नागरिक होंगे, उनको कभी भी इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा, यानी अवैध प्रवासी उनको नहीं माना जाएगा। अब प्रश्न बनता है कि यदि हम नागरिकता अधिनियम 1955 को देखें, तो वहां पर जो इलीगल माइग्रेंट्स का जो कॉन्सेप्ट थी,
तो हम देख सकते हैं कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए वहां पर हमने रिवॉक की जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ा, वहां पर हमने रेस्ट्रिक्शंस का भी कॉन्सेप्ट को पढ़ा, वहां हम अक्वायरिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि कैसे हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं, तो 5 तरह से हमने नागरिकता लेने की बात किया। हमारी नागरिकता कैसे जा सकती, तो वहां पर हमने 3 फॉर्मेशन को पढ़ा। तो इस आधार पर जिसने वैध पासपोर्ट को उन्होंने यूटिलाइज किया है यात्रा के दौरान या एक डॉक्यूमेंटेशन के दौरान, और वैसे परिस्थिति में बिना इसके वो भारत में यदि एंट्री ले लेता है, तो वैसे लोगों को कहा गया कि वह माइग्रेट जो होंगे वह इलीगल माइग्रेंट्स कहलाएंगे। या किसी भी व्यक्ति को भारत के लिए वीजा मिला मान लेते हैं, और वो एक दिए हुए जो पीरियड था, लिमिट जो पीरियड थी, तो लिमिट पीरियड के बाद भी वह इंडिया में यदि वह स्टे करता है, तो वैसे परिस्थिति में भी उसको मान लिया जाएगा कि ही और सी इज इलीगल माइग्रेंट। तो कहा जाएगा कि यह एक इलीगल रूप से भारत में माइग्रेंट है। तो इस तरह की चीजों को दे, लेकिन इसको जानने के लिए हमें 2-4 चीजों और कॉन्सेप्ट को जानना होगा, जैसा कि 1946 का जो हमारा पासपोर्ट अधिनियम था और 1920 का जो हमारा अधिनियम थी, ये दोनों क्या कहता है। तो इस फॉर्म के आधार पर यदि हम बात करें तो ये दोनों खासतौर पर अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर जो बताया गया कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक जो हैं, तो इन लोगों को मुख्य रूप से जो विदेशी अधिनियम यानी फॉरेन एक्ट 1946 और पासपोर्ट जो था वह इंटर इंडिया का कंसेप्ट है, ठीक है। तो भारत में जब हम कोई पासपोर्ट लेकर के आते तो उसके जो अधिनियम 1920 का जो कंसेप्ट है, ये दोनों में कहीं ना कहीं कुछ हम कह सकते हैं प्रिविलेजेस दिए गए यानी कुछ छूट दिए गए हैं, ठीक है। और इस छूट के आधार पर हम कह सकते हैं कि 1920 का जो अधिनियम थी उसमें कहा गया कि विदेशियों के साथ जब पासपोर्ट रखने के लिए उसको बाध्य करता है, यानी बिना पासपोर्ट को भारत में नहीं आ सकते, ठीक है। जबकि 1946 का यदि हम एक्ट को स्टडी करें तो 1946 का जो एक्ट है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में विदेशियों का जो प्रवेश होती है यानी एंट्री जो होती है, और कह सकते हैं उनकी जो यहाँ से डिपार्चरिंग होता है यानी जो प्रस्थान वो करते हैं, इसको नियंत्रित करने का प्रोसेस होती है, वह होता है 1946 का एक्ट होता है। तो मुख्य रूप से हम एक पासपोर्ट अधिनियम देखते हैं, एक हमारा एंट्री तथा कह सकते हैं डिपार्चर के हम कॉन्सेप्ट को लाते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कुछ क्वालिफिकेशन दिया कि 1955 का जो अधिनियम है उसके लिए उन्होंने कुछ क्वालिफिकेशन दिया, और वो क्वालिफिकेशन यदि फुलफिल करते हैं तो वह इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कहलाएंगे, और यदि वो फुलफिल नहीं करते तो इलीगल माइग्रेंट्स कहलाएंगे। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो एप्लीकेशन का जो एक डेट प्रोवाइड किया, ठीक है, इस डेट में उन्होंने कहा पहले किया कि आवेदन की जो तिथि होगी उससे 12 महीना पहले, ध्यान देंगे, उससे 12 महीना पहले यानी 12 मंथ अर्लियर, या तब कह सकते हैं भारत में यदि वो निवास किया हो, या कह सकते हैं 12 मंथ से पहले 14 वर्ष में से कम 11 ईयर्स यानी 11 साल यदि वो भारत में समय बिताया हो, तो ऐसे यदि वो चैलेंज को पूरा करता है तो इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है, ठीक है। अब इस मैटर को देखा जाए तो अंततः जब भारत में हमने देखा कि यह अधिनियम जब 2019 में फुलफिल हो गया, पास हो गया, तो ये सारे गतिविधियों को खासतौर पर जो 6 जो कम्युनिटीज हैं माइनॉरिटीज का, तो इस 6 कम्युनिटीज को 3 देशों से भारत में लाने के लिए 11 साल का जो कंसेप्ट थी इसको घटाकर 6 साल कर दी, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति को देखा जाए तो सरकार ने इसको 5 साल ही कर दिया, यानी 2014 से 2019 यानी 5 साल हो गए, ठीक है। यानी 5 साल की गवर्नमेंट ने 11 साल से घटा करके 5 साल का यहाँ पर प्रोविजन इंक्लूड कर देती है। तो इस फॉर्म को यदि हम देखते हैं तो बहुत सारे इसमें चीजें होती है। अब बात होती है कि जो हमारा इलीगल जो माइग्रेंट्स होते हैं, तो इलीगल माइग्रेंट्स जो होते हैं वह सिटीजनशिप को यदि हम कंसल्ट करें या उसको रिलेटिवली यदि देखते हैं तो जो प्रोविजंस ला गए थे वो आप देख सकते हैं कि हमारा शेड्यूल 6 जो है, छठा जो हमारा अनुसूची है, तो उसमें शामिल कुछ ऐसे राष्ट्र जहां पर हम इनर परमिट लाइन या इनर लाइन परमिट के हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जिसमें हमारा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि है। और ये सारे जो क्षेत्र है मुख्य रूप से हम कह सकते हैं आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है, ये सब ट्राइबल एरिया वाले क्षेत्र है, ठीक है। तो वहां पर कहा गया कि जो हमारा न्यू सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है 2019 का, यह वहां पर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं होगा, यानी वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी। इसके पीछे रीजंस क्या था कि हम कह सकते हैं कि जो 1873 में 1873 में एक वहां पर पैक्ट हुआ था या समझौता कर सकते हैं, वह समझौता का नाम था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। तो 1873 का बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर जो रेगुलेशन थी, उन्होंने मुख्य रूप से कहा कि जो हमारा इनर लाइन जो परमिट वाला जो क्षेत्र है वहां पर इस तरह के जो न्यू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसको हम वहां पर परमिट नहीं होने देंगे। लेकिन आपको सभी को ये पता होनी चाहिए कि भारतीयों को यात्राओं के दौरान हम कह सकते हैं जो इनर लाइन जो हमारा परमिट है इसके माध्यम से उसको कभी एक्सचेंज किया जा सकता है।
अब वर्तमान की परिस्थिति में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इस तरह ये जो राज्य हैं यहाँ पर इनर लाइन परमिट हमारा लागू है, यानी परमिट वहां पर इम्प्लीमेंटेशन में प्रभाव है। ठीक है, अब 1955, तो अब हम यदि बात करें तो 2016 का जो हमारा लेजिस्लेशन था यानी बिल था, और 2019 का जो हमारा बिल था, अब प्रश्न बनता है कि दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर थी। ठीक है, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हम कह सकते हैं जैसे ही नागरिकता अधिनियम बिल भारत में आए तो इसमें हमने देखा कि एक बवाल हो गया, विद्रोह होने लगे। तो ऐसा क्या हुआ, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो एंट्री की जो तारीख थी, तो तारीख से भारत का नागरिक माना जाना और इलीगल जो माइग्रेंट्स थे उनके संबंध में क्या हुआ कि जो उनके खिलाफ आप कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ सभी कानूनी जो कार्रवाई हो जाएगी वो सारे को कहा कि हम बंद करने की ये बात करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रावधान 2019 में या प्रोविजंस को लाई गई तो नागरिकता संशोधन विधेयक जो लाए एकदम नए फॉर्म में, और नए फॉर्म में क्या है कि 11 साल को घटा कर 5 साल कर दिया गया सबसे पहली बार। उसके बाद मुख्य रूप से 5 वो माइनॉरिटीज को लिया गया। ठीक है, ये 3 राष्ट्र से ही लिया गया, तो ये कहीं ना कहीं एक समस्या बनी। लेकिन 2016 की यदि आप डेटा को देखिएगा तो 2016 में जो हमारा नागरिक संशोधन जो विधेयक थी उसमें इस तरह के बातों को नहीं इंक्लूड किया गया। साथ ही हम कह सकते हैं कि जो छठा हमारा जो अनुसूची यानी 6 जो हमारा शेड्यूल्स है, इसमें जितने भी इंक्लूडिंग जो हमारा रीजन था, इंक्लूडिंग जो हमारे क्षेत्र थे, इसकी जो मेन पॉइंट ऑफ बिंदु, मेन पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट जो होती है वह 2019 के विधेयक में इसको नया कर दी गई, यानी न्यू फॉर्म्स के रूप में कह सकते हैं इसको इंक्लूड कर दिया गया। अब वर्ष 2016 की यदि हम डाटा को देखें तो इसके विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है, से आए हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, कह सकते हैं पारसियन, जैन, बुद्धिस्ट, है ना, ये सारे को 11 वर्ष की शर्त जो थी इसको घटा करके 6 वर्ष और अभी वर्तमान इसको 5 साल कर दिया। अब प्रश्न बनता है कि आखिर विवाद कारण क्या हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्टिकल 14 का हनन हुआ, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी का हनन हुआ तो कैसे हुआ, पहली बात। दूसरी, कुछ ऐसे भी लोग बोलते हैं कि यह हमारा जो है गैर मुस्लिम विधेयक है, मतलब मुस्लिमों से कहीं ना कहीं इसमें उनका इनइक्वालिटीज किया गया, उनको डिप्राइव करने की कोशिश किया जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे हर लोगों का, हर कह सकते हैं संविधान एक्सपर्ट जो थे उनकी अपनी अलग अलग राय है। इस राय को हम जानने के लिए कुछ बातों को स्पष्ट रूप से करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जानने के लिए हमें एक देखना होगा कि संशोधन, हमारी जो नागरिक संशोधन जो विधेयक आई थी, तो इसको लेकर के खासतौर पर यदि हम पहले बात करें तो जो पूर्वोत्तर राज्य, खासतौर पर असम, तो असम ऐसे क्षेत्रों में हमने जो देखा कि जो वहां पर विरोध हो रहे थे, ठीक है, तो इस विरोध के पीछे मुख्य रीजन क्या था। वहां पर जो ये मूवमेंट होने लगे, तो मूवमेंट के पीछे रीजन क्या था, जिसके रीजन थी कि 1985 में, 1985 में जो असम अकॉर्ड हुआ था, तो कुछ लोगों को कहना था कि असम अकॉर्ड को माना नहीं जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है। तो ये सबसे पहला एक प्रश्न बना, और इससे उन्होंने कहा कि सरकार इसको मानने से कतरा रही है, यानी पीछे हट रही है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन वहां से बना। तो असम के अलावे बहुत सारे आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जहां पर काफी ये विरोध हो रहे थे, और इसके पीछे रीजन था कि नागरिकों को नागरिकता संशोधन विधेयक के जो मुख्य कारण थे ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन, ये कहीं ना कहीं को डर सता रहा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सरकार ने इस पे अपना राय भी दिया। सरकार ने कहा कि खासतौर पे जो माइग्रेंट्स की हम बात करें तो माइग्रेंट्स अपने अपने जो आ रहे हैं, खासतौर पे 3 देशों से 6 कम्युनिटीज के, तो उन्होंने कहा कि सारे अपने राष्ट्रों में, अपने देशों में पूर्ण बहुत पहले ही ऑलरेडी इन लोग डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटीज जो होती है, भेदभाव, ठीक है, और उत्पीड़न, धार्मिक उत्पीड़न भी आप कह सकते हैं, तो इससे ऑलरेडी ये अवेयर हो चुके हैं। यानी इनके जो समानता का जो अधिकार होता है, राइट टू जो इक्वालिटी का होता है, इसको इन्हें नहीं मिला, और इसके कारण हमें इस तरह की गतिविधि लेना पड़ रहा है। सरकार ये भी कही कि भारत में जो प्रस्तावित जो संशोधन है, इसमें जो भारत के हमारा वेस्टर्न जो फ्रंटियर इलाका है, जैसे आप ले सकते हैं गुजरात हो गया, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कुछ ऐसे राज्य जहां पर इस तरह के जो कह सकते उत्पीड़ित जो लोग हैं, सफर्ड जो लोग हैं, उनको गवर्नमेंट ने कहा कि हमको राहत प्रदान भी करेंगे। ठीक है, और 6 जो यानी 6 जो हमारा माइनॉरिटीज के जो लोग थे, कम्युनिटीज के लोग थे, वो भारतीय मूल के कई लोग नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आप कह सकते हैं कि नागरिकता पाने में असफल तो रहते ही थे, हुए भी हैं, लेकिन भारतीय मूल के समर्थन में यदि देखा जाए तो कुछ ऐसे एविडेंस हो जाते हैं,
साक्ष्य जो होते हैं जिनको असमर्थता के कारण वो टेबल नहीं कर पाए, तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा रीजंस हो जाता है। ठीक है, और इस रीजंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा देशीकरण की जो कंसेप्ट थी, ठीक है, द्वारा नागरिकों को प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया थी, तो इसमें वो अपने आप को हम कह सकते हैं एलिजिबल नहीं हो पाए, ये भी कारण बन सकता है। अब मैं पहले बात करूँ कि 1985 में जो असम अकॉर्ड हुआ था ये क्या है। तो 1985 का जो असम अकॉर्ड था, इसको लेकर के थोड़ा आपको इतिहास जानना होगा कि 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान का हमारा बांग्लादेश है, तो जब पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ जब जंग छेड़ दिया, तो उसके बाद जब हिंसक कार्य होने लगे, हिंसक जब एक्टिविटीज होने लगे, तो देखने को मिला कि लगभग 10 लाख जनसंख्या जो थी वो भारत में माइग्रेट हो गई, भारत में आ गई। ठीक है, लेकिन जब 1971 में बांग्लादेश का उदय हो जाता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है, तो अधिकांश जो माइग्रेट पीपल आए थे वो तो बांग्लादेश चले गए, लेकिन ज्यादा कह सकते हैं कुछ और ऐसी आबादी थी जो भारत से नहीं गई, भारत में ही वो रह गया। तो वो जो जनसंख्या थी वो कह सकते इलीगल रूप से यहाँ रहना चालू कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 1971 के बाद जब बांग्लादेशी अवैध रूप से असम आते रहे, भारत के पश्चिमी बंगाल में आते रहे, रहते रहे, तो जनसंख्या परिवर्तन में असम में क्या हुआ कि जो वहाँ के असम के जो मूल निवासी थे, जो रियल वहाँ के जो सिटीजन थे, तो उनकी चाहे लिंग्विस्टिक के आधार पर आप देखिए, चाहे उनका कल्चरल प्रोग्राम को आप देखिए, चाहे पॉलिटिकल जो उनकी इनसिक्योरिटी का मामला बना वो देखिए, ये सारे चीजों में कहीं ना कहीं परसेप्शनल जो इफेक्ट था उस पर पड़ना चालू हो जाता है, जिसके कारण हमने देखा अंततः कि 1978 के आसपास, यानी 1978 के आसपास एक आंदोलन शुरू हो जाता है। वह आंदोलन भयावह आंदोलन का रूप ले लेता है। तो असम में जो घुसपैठियों के खिलाफ वर्ष 1978 में 1978 में जब एक लंबा आंदोलन चला, एक लंबी मूवमेंट चली, तो 1983 में हमने देखा, 1983 में भीषण हिंसा के बाद फिर चर्चा होने लगी, डिस्कशन होने लगा, डायलॉग होने लगी कि हम बातचीत के द्वारा एक कुछ समझौता करते हैं जिससे कि इस चुनौती से हम अपने आप को बच सकते हैं। और इस फॉर्मेशन में हमने देखा कि अगस्त 15 1985 को, 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार और आंदोलनकारी जो थे, स्ट्रगलर जो थे, वो दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसको असम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि असम समझौता के मुताबिक देखा जाए तो 25 मार्च 1971 के बाद हम देखेंगे तो असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहाँ से जाना होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। ठीक है, इस तरह के जो समझौता और का सब इलीगल जो माइग्रेंट्स, ये दोनों के बीच में जो धार्मिक जो आधार बनाया गया था, बेस बनाया था, यहाँ पर किसी भी प्रकार का हम कह सकते भेदभाव नहीं किया गया, क्योंकि यह जो थी मुख्य रूप से हम कह सकते सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट था। ठीक है, इस समझौता के तहत आप देख सकते हैं 1951 से लेकर 1961 तक, यानी 10 साल का हम गैप ले रहे हैं। 1951 से लेकर के 1961 के बीच में आप देखिएगा तो असम से आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और मतदान देने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन क्या हुआ कि 1961 से लेकर के 1971 के बीच, यानी अगले 10 साल में जो लोग यहाँ पर आए उनको नागरिकता मिली, लेकिन वोट देने का अधिकार उनको नहीं मिला। दो प्रश्न बना 1951 से 61 से 71, तो 51 से 61 वाला में उनको सब नागरिकता मिली, वोट देने का भी अधिकार मिला, लेकिन 61 से 71 के बीच वाला में जो आए उनको नागरिकता तो मिला, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला, कास्टिंग द वोट का अधिकार नहीं मिला। अब असम में इस विधेयक को लेकर के विरोध की एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं एक वजह रहा होगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं जो वर्तमान का हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है, इसका वहां पर विरोध देखने को मिला, या कह सकते हैं उसको वो मानने से भी रिफ्यूट कर रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम नहीं करेंगे। इसके पीछे रीजन है कि वे सारे लोगों ने में जो भारतीय नागरिकता जो दी गई थी 1971 और 2014 के पहले भारत जो आए थे, उनमें कुछ न कुछ हम कह सकते हैं क्या असंतुलनता, या कह सकते हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उनमें कंसेप्ट चल रही है। अब हम प्रश्न रहेगा कि जो लोग ये बोलते हैं कि आर्टिकल 14 जो हमारा आधार बनाया गया, राइट टू इक्वालिटी को कहीं ना कहीं उल्लंघन भारत में किया गया, अब हम इस चीजों पर बात करेंगे। एक्चुअली इस बिल के यदि आप बेस को आप देखिएगा
तो बेस के आधार पर आप देखिए कि जो इलीगल माइग्रेंट्स अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, और मुख्य रूप से हम कुछ माइनॉरिटीज कम्युनिटी में जो हम 6 कम्युनिटीज को रखें, ठीक है, इस चीजों को यदि रखा जाए तो ऑन द बेस ऑफ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी भी आप कर सकते हैं, सेकुलरिज्म भी कर सकते हैं, उनको शामिल किया गया है। लेकिन इससे यह तात्पर्य नहीं होता है कि किसी भी देश से आने वाले अवैध प्रवासी जिनका संबंध इन 6 धर्मों से नहीं है, वे नागरिकता के लिए पात्र नहीं है। सबसे पहली बात। अब प्रश्न बनता है कि ऐसा ही नहीं कि केवल मुस्लिम कम्युनिटी ही किया, नन मुस्लिम भी की। जैसे आप श्रीलंका की बात कीजिए तो श्रीलंका में बहुत सारे इलम, तमिल इलम श्रीलंका में जो हिंदू कम्युनिटीज थे, अब उनका भी कहना है कि श्रीलंका की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है केवल मुस्लिम कम्युनिटीज कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी ये गतिरोध को देखने को मिला है। संविधान के आर्टिकल 14 को देखा जाए तो भारतीय हो या विदेशी, दोनों नागरिकों को, सभी को समानता की गारंटी हमारी भारत सरकार और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन वाले देती है। और यह अधिनियम जो है मुख्य रूप से 2 ग्रुप के बीच में अंतर करने की अनुमति केवल तभी देगा जब हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार के आपके पास सुटेबल तथा रीजनेबल ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने प्रत्यक्ष रहेंगे, तभी यह किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी या डिप्राइवेशन का कंसेप्ट को लाएगा, अदरवाइज ये नहीं ला सकती। तीसरी महत्वपूर्ण बात हम कह सकते हैं, कैसे भी प्रश्न स्वाभाविक हो सकता है, लाजमी है कि क्या यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद के तहत यह हमें प्रोवाइड करती है कि समानता का जो अधिकार है इसका उल्लंघन करता है या नहीं करता है। या हम कह सकते हैं इसके पीछे और सारे रीजन को ले सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जितने भी इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं, तो उनकी जो तारीख सरकार ने शेड्यूल्ड किया, तो सबसे पहला उनके मूल देश की बात हुआ, वहां पर जो रेजोल्यूशन थे। दूसरा उनकी कास्ट की, रिलीजन की बात हुआ। और तीसरा था कि भारत में वो कब प्रवेश किए, यानी प्रवेश करने की तारीख की बात हुई। और चौथा जो मैटर थी वो भारत में रहने की जगह आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। तो ये सारा जो हमारा फॉर्मेशन है भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 के अंतर्गत इस सारी चीजों को हम स्टडी कर पाते हैं। इसके अलावा भी हम यदि चीजों को देखें तो इसके अलावा आप कह सकते हैं विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान को शामिल करने के पीछे तर्क दिया गया कि विभाजन से पहले कई भारतीय इन क्षेत्रों में रहते थे, लेकिन क्या हुआ कि अफगानिस्तान को शामिल करने के पीछे कोई तर्कपूर्ण व्याख्या उन्होंने नहीं दिया। तो यह जो थी खासतौर पर जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे, आलोचक थे, उनका यह विचार। सरकार बार बार यह दोहरा रही है जो कि विधेयक का एकमात्र उद्देश्य जो है वह है कि धार्मिक आधार पर उत्पीड़न जो हुआ है, जो सफर्ड किए हैं माइनॉरिटीज को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। लेकिन हम कह सकते हैं कि असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अतिरिक्त अन्य पड़ोसी देशों का जिक्र क्यों नहीं किया गया। ये किसने कहा? आलोचक लोगों ने कहा, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आलोचक लोगों ने कहा, जिनकी आलोचना करना काम है, ठीक है। तो ये सारे तथ्यों पर यदि देखा जाए तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रीलंका में भी भाषाई अल्पसंख्यकों जैसे तमिल इलम है जो उत्पीड़न का एक लंबा इतिहास रहा है। और वहीं भारत को अब देखिएगा तो भारत में जिस तरह से म्यांमार से जैसे रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हुआ है, तो भी भारत में, तो इस सारे चीजों को भूलना नहीं चाहिए। ये सारे जो था क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों का था, लेकिन सरकार ने फाइनली कर दिया था। और जानकारों को भी एक ज्ञान भी होनी चाहिए कि विधेयक में मात्र 6 जो धर्मों की चर्चा की गई, शामिल की गई, उनका पास मात्र एक ही उद्देश्य था, और काफी हद तक मुझे लगता है कि अस्पष्ट है। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि अस्पष्ट है, मुख्य रूप से जो आलोचक है वो कहते हैं कि अस्पष्ट है, अस्पष्ट है। तो क्योंकि वो अस्पष्ट इसलिए कह रहे हैं कि यदि लास्ट कुछ सालों में आप देखिएगा तो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक अहमदिया मुसलमान हैं, जिन्हें पाकिस्तान में गैर मुसलमान माना जाता है, आपको मैं भी पता होना चाहिए, तो उनको उत्पीड़न के मामला भी अक्सर हम लोग न्यूज में देखते रहते हैं। और 31 दिसंबर 2014 की तारीख को चुनाव करने के पीछे का भी उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं किया गया, ये आलोचक लोगों ने कहा। लेकिन स्पष्ट रूप से देखा जाए तो जिस तरह से जितने भी आप मेजोरिटी देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी जो राष्ट्र है, तो वहां पर जिस तरह से माइनॉरिटी के साथ जो गतिविधि की जाती है, उनके साथ जो रिलेशन की जाती है या उनके साथ जो ट्रीट की जाती है, ये स्पष्ट हो जाता है कि आखिर है या नहीं, ठीक है। तो अब इस आधार पर यदि हम कुछ और फॉर्मेशन को देखें तो जो हमारा एनआरसी का जो मामला आया, या हम नेशनल रजिस्टर्ड नागरिक रजिस्टर की बात यदि हम करते हैं, तो ये ऐसी रजिस्टर है जिसमें हम कह सकते हैं सभी भारतीय नागरिकों का उसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्शन उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। और इसे 1951 की जो हमारा सेंसस हुआ था, ठीक है,
इसके बाद इसको तैयार किया गया था, ठीक है। और इस आधार पर रजिस्टर में उस सेंसस के दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों का डिस्क्रिप्शन वहां पर रहेंगे, यानी डिटेल्स वहां पर रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि असम जो है वह पहला राज्य होगा जहां पर 1951 के बाद एनआरसी को अपडेट भी किया गया था, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि 31 अगस्त को यह अपडेट करने का कार्य पूरा भी भारत वहां पर कर ली गई थी, और अंतिम सूची भी इसमें जारी किया गया था। लेकिन जो एनआरसी की जो अंतिम सूची थी उसमें हमने देखा कि 19,06,657 लोगों का नाम शामिल उसमें नहीं किया गया था, ठीक है। कारण थी कि जो एनआरसी से बाहर होने वालों की जो सूची में जैसे हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्मों के लोग भी उसमें शामिल किए गए थे। तो इस तरह से चुनौतियां कुछ आए। इसमें हमने ये भी देखा कि जब भारत में सीए और एनआरसी का जब कॉन्सेप्ट आया तो इंटरनेशनल भी कुछ प्रेशर भी बने, ठीक है। इंटरनेशनल प्रेशर वो बने जो या तो हम कह सकते हैं कि भारत के जो सेपरिस्ट हैं या जिनको भारत की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी और यूनिटी में जिनको विश्वास नहीं होता है, वो किसी भी प्रकार के बदनाम करने के लिए विधेयक हुए, चाहे हमारा लोकतांत्रिक जो हमारा एक्टिविटी है इस लोकतंत्र में जो डेमोक्रेसी में जिनके ट्रस्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं इसको बदनाम करने की मुख्य रूप से कोशिश भी की है। तो अब वर्तमान में सरकार जिस तरह से काम कर रही है, और अभी हम देख सकते हैं वर्तमान में कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सरकार जांच भी करना चालू कर दिया। वहां पर अभी लगभग देखने को मिला 6 लाख जो थे आपको रोहिंग्या मुसलमान इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में वहां पर पाए गए हैं। कुछ लोग जाने के लिए भी तैयार हुए, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैं अब बियर नहीं कर सकता, ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा पहले बियर कर चुका हूँ अपने राष्ट्र में, हमारे साथ बदसलूकी अभी अब नहीं किया जा सकता। तो अब इस पर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, उनको पकड़ करके जेल में डाल रही है, अनेकों अनेक प्रकार की गतिविधि किए जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत जो एक हमारा सेकुलर कंट्री है, जो एक हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि किसी प्रकार के आर्टिकल 14 या धर्म के आधार की हम यदि बात करें तो धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव किए जा रहे हैं। ये चीजों को हम थोड़ा देखें, और जब हम गहराई से स्टडी करें तो प्राप्त होता है। केवल आलोचना की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो आलोचना की दृष्टि में आपको कभी भी पॉजिटिव चीजें नहीं मिलेंगी और नेगेटिव चीजें ही मिलेंगी। इसलिए कभी कभी आप एक देश के रियल नागरिक के नाते भी देखें, आप सामने वाले के दर्द को स्टडी करते हुए देखें, तो आपकी ये सारे चीजों का आंसर जो होगा स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सी यू टुमारो।